Hello everyone, I'm Genia, your educator. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today in this video, we will talk about the nutrition in animals. So without wasting any time, let's get started. So basically in this video, we will be talking about the heterotrophic nutrition. We had already done the autotrophic nutrition in the nutrition in plants topic. So what is heterotrophic nutrition? ये हमने देख लिया था. In which the organism depend on other organism for their food is called as the हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए. एग्जांपल्स आर ऑल द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये दोनों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर. ये अपना खाना खुद बना सकते हैं. इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म बच गए वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. राइट. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो लेट्स सी दैट. फर्स्ट वन इज saprophytic nutrition. Now what happens in this type of nutrition? In this type of nutrition the organisms obtain its food from the dead and decaying organic matter. ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस पर फीड करता है और उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है. कैसे? वी नो दैट सॉइल के अंदर जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर बरी हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम. हम नेचुरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट. तो वहां पे क्या होता है, ये जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म इनको फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स या जो रॉटन मटेरियल होता है, जो सड़ गल जाता है मटेरियल, फॉर एग्जांपल जैसे कि लीव्स हैं, वो अपने आप नेचुरली फॉल करते हैं ट्रीज से, ट्रीज की ब्रांचेस से. तो वो क्या करेंगे? लीव्स सॉइल के अंदर बरी हो रहे धीरे धीरे. तो ये जो न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं? ये उन रॉटन मटेरियल या फिर डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स पे क्या करते हैं? उन पे फीड करते हैं, उनको उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पीसीज में ब्रेक करते हैं या सिंपलर पीसीज में सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं और फिर उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. राइट. वो ऑर्गेनिज्म जो इसको फॉलो करते हैं कॉल्ड एज द सैप्रोफाइट्स. एग्जांपल विल बी फंजाई, जिसके अंदर क्या क्या आता है? ब्रेड मोल्ड, मशरूम, यीस्ट, सम बैक्टीरिया एंड द डीकंपोजर्स लाइक अर्थवॉर्म. जितने भी डीकंपोजर्स होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? सैप्रोफाइट्स के अंदर, या फिर द वन विच फॉलोज द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सो द सेकंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म derive its food from the other living organism without killing it. This is important. Without killing it. ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है लेकिन उसको बिना मारे, उसको मार नहीं रहा है. ठीक है. तो वो कौन सा न्यूट्रिशन हो जाएगा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली 2 चीजें हो गई. One is parasite and the other one is host. Parasite which is feeding on the other living organism, उसको parasite बोल देंगे, and the other organism which is being fed by the parasite is called as the host. जो feed कर रहा है वो तो parasite हो गया, जिस पे feed कर रहा है वो host हो गया. ठीक है. Examples of parasite are Cuscuta और the amargdale, ये parasitic plant है. Ticks, leeches, tapeworms, roundworms and plasmodium. प्लाज्मोडियम अगर आप लोगों को पता हो, इट इज दी मलेरियल पैरासाइट और द पैरासाइट विच कॉज दी मलेरिया. राइट. मलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय द मॉस्किटोज. मलेरिया इज कॉज्ड बाय दिस प्लाज्मोडियम पैरासाइट. सो द थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. नाउ इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी एंड प्रोसेस इट इनसाइड द बॉडी. इसके अंदर क्या करता है ऑर्गेनिज्म? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करेगा और फिर उसकी पूरी प्रोसेसिंग करेगा बॉडी के अंदर ही. ठीक है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफाइट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर वाले मटेरियल पे, अगर ये सैप्रोफाइट है तो ये बाहर जो मटेरियल था इस पे एक्ट कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है और फिर इसको इनटेक कर रहा है. राइट. लेकिन होलोजोइक के अंदर क्या है? होलोजोइक के अंदर पहले इनटेक करेगा, फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा, फिर उससे एनर्जी ऑब्टेन करेगा. ओके. So the examples in holozoic nutrition are human beings and other animals like amoeba, paramecium, cat, dog, etc. So basically most of the organisms or animals follow this holozoic type of nutrition among all these 3. There are basically 5 steps in the holozoic nutrition. First one is ingestion, then digestion, then absorption, assimilation and the last one is egestion. So basically in 5 steps के अंदर होलोजिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है. So we will see all these 5 steps in detail further in our video.
So I hope this one is clear to you all. If you want, you can take the screenshot. आई होप ये आप सबको पता हो. सो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या होता है. जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको बेसिकली, या हिटोट्रॉफ्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था उन ऑर्गेनिजम्स को. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द ईटिंग हैबिट्स. फर्स्ट वन इज हर्बिवोर, कार्निवोर एंड omnivore. Right? Herbivores which feed on the green plants only, जो pure vegetarian होते हैं. Examples will be like cow, deer, etc. Right? जो सिर्फ green plants पे feed करते हैं. Carnivores जो कि सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स की फ्लैश पे फीड करते हैं, लाइक लॉयन, टाइगर, एक्सेट्रा. एंड omnivores जो कि इन दोनों को फॉलो करते हैं. वो वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन, राइट. तो उसके अंदर कौन आ जाएगा? मीन्स हम ये बोल रहे हैं कि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं एंड एनिमल फ्लैश पे भी फीड करते हैं. एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा omnivore के? ह्यूमंस एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म लाइक कैट, डॉग, एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन अमीबा. न्यूट्रिशन, अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट वन इज इजेशन, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन. इंजेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर फूड का इंटेक करना, फूड को खाना, दैट इज इंजेशन. अमीबा के केस में ये जो इंजेशन है ये किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया और दी फॉल्स फीड. नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन. डाइजेशन के आप जो फूड का इंटेक किया है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल है, उसको सिंपलर फॉर्म्स में या सिंपलर फूड पार्टिकल्स के अंदर, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से, दैट इज डाइजेशन. अब फिर जो डाइजेशन हुआ है, जो डाइजेशन में हमने डाइजेस्ट के सिंपलर मॉलिक्यूल्स बन गए, उससे न्यूट्रिएंट्स को लेना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बॉडी के अंदर, दैट इज एब्जॉर्प्शन. एसिमिलेशन, ये जो एब्जॉर्ब किया था फूड या न्यूट्रिएंट्स, उससे बॉडी को एनर्जी देना, उससे एनर्जी मिलना, जिससे क्या होगा? वेरियस प्रोसेस कंटिन्यू रह सके. एंड लास्ट वन इजेशन. इजेशन क्या हो गया? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड या इनअब्सॉर्ब्ड फूड बच गया, ऐसा नहीं सारा का सारा फूड डाइजेस्ट हो गया, जो अनडाइजेस्टेड रह गया उसका बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज इजेशन. इंजेशन अंदर जाना, इजेशन बाहर निकलना, दोनों अलग अलग टर्म है. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड दीज 5 स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो. फर्स्टली क्या होता है? फूड मॉलिक्यूल या फूड पार्टिकल अमीबा के सामने आया. वी नो दैट अमीबा की कोई शेप नहीं है रेगुलर, अमीबा इरेगुलर होता है, राइट. कोई फिक्स शेप नहीं है, इसकी डेफिनेट शेप नहीं है. इसके बाद क्या होगा? जब इसके सामने या ये खुद जाएगा फूड पार्टिकल के पास, तो क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बना लेगा ये, दैट इज कॉल्ड एज दी स्यूडोपोडिया और दी फॉल्स फीट. इसके एक्चुअली कोई फीट है नहीं, ये फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे वो उसको इनगल्फ कर सके. माइंड दैट इंजेक्शन को और क्या बोला जाता है इन केस ऑफ अमीबा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस. ठीक है. इंजेक्शन को अमीबा के केस में फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं. फैगोसाइटोसिस क्या है? कोई भी सॉलिड पार्टिकल को, कोई भी सॉलिड फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करना, दैट इज फैगोसाइटोसिस. ये हो गया इंजेक्शन, राइट. सेकेंड स्टेप डाइजेशन. अब डाइजेशन के अंदर क्या होगा? ये जो फूड वैक्यूल बन गया, ये क्या बन गया है? दिस इज अ फूड वैक्यूल. ठीक है. अब फूड वैक्यूल के ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करेंगे, जो क्या करेंगे? उसको स्मॉलर पीसेस में उस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेंगे. सो दैट इज डाइजेशन. अब डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो डाइजेस्ट हो गया है उसे न्यूट्रिएंट्स गेन करना है. अब वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे? वो न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे? वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन. वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कैसे होंगे इन केस ऑफ अमीबा? अमीबा वी नो दैट कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो सिंपली डिफ्यूजन की हेल्प से वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी सारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे. एसिमिलेशन के अंदर जो यहाँ फूड एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी में, उससे क्या होगा? एनर्जी ऑब्टेन करेगा, मीन्स उसकी थोड़ी ग्रोथ होगी. तो इसमें थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज दिखा सकते हैं अमीबा का. ग्रो हो गया अमीबा. एंड द लास्ट स्टेप इजेशन. इजेशन में क्या हुआ? जो अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स, फूड पार्टिकल्स थे, वो क्या होंगे? बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे. ठीक है. अब क्योंकि अमीबा इरेगुलर शेप का है तो इजेशन किसी भी साइड से हो सकता है. उसकी कोई इसका सिर पैर तो है नहीं, राइट. तो किसी भी साइड से
इजेशन हो सकता है अमीबा का, और किसी भी साइड से इनटेक भी हो सकता है फूड। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ. Okay, so let's move on to the next topic, that is nutrition and paramecium. Paramecium की अगर हम बात करें, paramecium is also unicellular organism, but इसमें और अमीबा में क्या डिफरेंस है? It has a definite shape. अमीबा do not have any definite shape, but paramecium की एक definite shape है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, and it is also called as the slipper animalcule. Slipper animalcule, how you pronounce it? क्या? क्योंकि एक स्लिपर की शेप का जैसे दिख रहा है ये, इसके अंदर एक माउथ रीजन या ओरल ग्रूव होता है एज यू कैन सी हियर, एंड एक एनल ग्रूव होता है जिससे इजेशन होगा. ठीक है, अमीबा के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसकी एक डेफिनेट शेप भी है और इसमें माउथ और एनल रीजन दोनों अलग अलग डिफाइंड है. ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसकी पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड एज दी सीलिया. ठीक है, अब सीलिया का काम क्या है? सीलिया क्या करेगा, कोई भी फूड पार्टिकल, फूड मॉलिक्यूल है, उसको इस माउथ रीजन तक लाने में उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा. उसको सीलिया क्या करेगा, उसको मूव करवा के माउथ तक लेके आएगा. माउथ से इंजेक्शन हो जाएगा, उससे फिर वही सारा प्रोसेस होगा. बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करेंगे, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन. लास्ट में जब एक्सक्रीशन होगा वो कहाँ से होगा? फ्रॉम दी एनल ग्रूव. ठीक है, बस आपको ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है पैरामीशियम के केस में. अमीबा के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इन केस ऑफ पैरामीशियम इसकी डेफिनेट शेप है और माउथ एंड एनल रीजन स्पेसिफिक रीजन्स हैं फॉर व्हाट? For ingestion and egestion respectively. ठीक है, one more thing is there, that is cilia, जो कि different है from the amoeba. Cilia क्या था? Small hair-like structures which help in the movement of the food particle and take that food particle to the mouth region, right? So this is the nutrition and paramecium. If you want, you can take a screenshot. So now let's start with the nutrition in humans. We know that humans are the complex organisms. Complex organisms होने की वजह से क्या है, उनमें सिंपल डिफ्यूजन या ऐसे कोई भी सिंपल प्रोसेस के थ्रू पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं परफॉर्म हो सकता. सो उसके लिए सभी प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए ह्यूमंस के केस में क्या होता है, कंप्लीट सिस्टम होता है, राइट? डिफरेंट ऑर्गन्स है, ऑर्गन से मिलकर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इन केस ऑफ ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है, एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसको हम वन बाय वन देखते हैं. वी नो दैट ह्यूमंस कौन सा न्यूट्रिशन टाइप फॉलो कर रहे हैं? होलोजिक. तो होलोजिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. हम इंजेस्ट कैसे करते हैं फूड का इंटेक कैसे करते हैं? अपने हाथ से खाना माउथ में रख लेते हैं, राइट? दैट इज इंजेशन, दैट्स इट. सो इतना था इंजेशन के बारे में. अगर हम डाइजेशन की बात करें तो वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइजेशन. कोई भी फूड पार्टिकल है वो बेसिकली 3 बायोमॉलिक्यूल से बना होता है, या तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये फैट्स होंगे, या फिर इनमें से इनका मिक्सचर होगा. ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है डाइजेशन के प्रोसेस में, कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर किसमें ब्रेक होती है? सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में. एंड प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स एंड द फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ये बात आप याद रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी. इसी पूरे प्रोसेस को हमने डाइजेशन में पढ़ना है कि कैसे कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में ब्रेक हो रहे हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. बेसिकली 3 बायोमॉलिक्यूल्स ही होते हैं कोई भी फूड मटेरियल लें, ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. इनका डाइजेशन हमें देखना है कौन से पार्ट में बॉडी के किस चीज का डाइजेशन हो रहा है और किसकी हेल्प से हो रहा है. ठीक है, सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट दी बक्कल कैविटी. फूड इनटेक किया, अब जो फूड इनटेक किया वो कहाँ पे आएगा? माउथ में. अब माउथ में फूड है, माउथ को और क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी. अब ये जो माउथ है या बक्कल कैविटी है, इसमें 3 चीजें होती हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज टीथ. यू नो दैट अपर एंड लोअर जॉ में टीथ प्रेजेंट होते हैं. टीथ का काम की तरह च्यू करना, राइट?
मेस्टिकेट कर रहा है। व्हाट इज मेस्टिकेशन? मेस्टिकेशन इज क्रशिंग ऑफ द फूड। एक बाइट आपने ली, बाइट को क्या कर रहा है कि ग्राइंड करके उसको क्या किया जा रहा है, उसको स्मॉलर पीसेज में ब्रेक डाउन किया जा रहा है ताकि उसकी आगे की प्रोसेस इजी हो जाए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द फिजिकल डाइजेशन। जो टीथ कर रहा है उसको ब्रेक कर रहा है छोटे पीसेज में, दैट इज द फिजिकल डाइजेशन। कोई भी अभी केमिकल, कोई एंजाइम एक्ट नहीं कर रहा है, कोई अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है मॉलिक्यूल का, लेकिन जो एक बड़ी बाइट थी, एक बड़ा पीस था, उसको छोटे पीसेज में ब्रेक कर दिया। ठीक है, दैट इज द फिजिकल डाइजेशन डन बाय द टीथ। सेकेंड वन इज टंग। बकल कैविटी में और क्या प्रेजेंट है? टंग। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे फ्लोर पे प्रेजेंट है बकल कैविटी के, या फिर जो लोअर जो है उससे अटैच है, ऐसे कह सकते हो। टंग कर क्या रहा है? टंग का फंक्शन क्या हो गया? फूड को मिक्स करना। किसके साथ? सलाइवा के साथ। सो मिक्सिंग ऑफ द फूड। इससे क्या होगा? मिक्स करने से सलाइवा के साथ क्या होगा? जो फूड है, जो जिसका मेस्टिकेशन हो चुका है, वो क्रश फूड क्या होगा? सॉफ्ट हो जाएगा ताकि उसका आगे का प्रोसेस वो आगे इजिली जा सके। ठीक है। और टंग पे क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यू नो दैट। टेस्ट बर्ड्स हैं जिससे क्या होगा? टेस्ट कर सकेंगे। थर्ड वन इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी है यहाँ पे? इन केस ऑफ माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये क्या सिक्रीट करेंगे? इट विल सिक्रीट द सलाइवा। एंड सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवा लिक्विड है, ठीक है, जिसे हिंदी में लार बोलते हैं। अब सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा है इन द ग्लूकोज। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स पार्टिकल, यही हमने पढ़ा डाइजेशन होता है, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं जो कि क्या कर रहा है? स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज। क्यों? किस हेल्प से? उसके अंदर एक एंजाइम है कॉल्ड एज दी सलाइवरी अमाइलेज। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करवाता है। ये बात आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो खाना है ये कहाँ चलेगा? नाउ दिस इज कॉल्ड एज बोलस। ये जो फूड सॉफ्टन हो गया है सलाइवा में मिक्स होने के बाद, क्रश होने के बाद, इसको क्या बोलते हैं? बोलस। अब ये जो फूड है ये कहाँ जाएगा? ये फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। जो एयर स्वैलो कर रहे हैं, जो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे हम, और जो ये फूड वाला टॉपिक है, ये दोनों चीजें कहाँ जाती हैं? फेरिंग्स से होके ही आइदर इट विल गो इन द फूड पाइप और द विंड पाइप। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ। फेरिंग्स के बाद खाना कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप से बनी हुई है। फूड पाइप या ईसोफेगस का काम क्या कर रहा है? ये माउथ से स्टमक को अटैच कर रहा है। ठीक है, मींस ये ट्रांसफर कर देगा फूड और बोलस फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, दैट्स इट। कौन सी? अब ये स्पेसिफिक मूवमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसफर करता है फूड को, दैट इज नोन एज द पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टालिक मूवमेंट। ये क्या होता है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ ईसोफेगस, जिस वजह से क्या होगा? फूड मूव कर जाएगा माउथ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। अब स्टमक क्या है? स्टमक is a J-shaped organ, as you can see in the diagram. It is a J-shaped organ. कहाँ पे प्रेजेंट है? जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसकी लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। कर क्या रहा है ये स्टोर कर रहा है फूड को 3 आवर्स, अबाउट 3 आवर्स के लिए। ठीक है, अब स्टमक की जो वॉल है उसमें कुछ ग्लैंड होती है कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक वर्ड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द स्टमक। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगी? गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट वन HCl, सेकेंड म्यूकस, थर्ड पेप्सिन। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स हैं गैस्ट्रिक जूस के। एक 1 बाय 1 इनका फंक्शन देखते हैं। HCl क्या कर रहा है? इट किल्स द बैक्टीरिया। फूड के साथ अगर बाई चांस कोई भी बैक्टीरिया या पार्टिकल ऐसे आ गए हैं बॉडी के अंदर, तो HCl क्या करेगा? उसको किल करने का काम करे, राइट। और इसके साथ साथ क्या कर रहा है HCl? एंजाइम पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, पेप्सिन में कन्वर्ट करके उसको एक्टिवेट कर दे रहा है। ठीक है, सेकेंड वन इज म्यूकस। म्यूकस क्या कर रहा है? अब HCl बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वी नो दैट। तो हमारी बॉडी को या स्टमक की वॉल को, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस क्या करता है? एक लेयर बना लेता है स्टमक इंटरनल लाइनिंग पे,
जिससे क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा स्टमक को फ्रॉम द डैमेज, फ्रॉम एनी डैमेज बाय द HCl। ठीक है। थर्ड वन इज द पेप्सिन। पेप्सिन इज एन एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन क्या एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसने कहां से कन्वर्ट होता है, कहां से बना था, पेप्सिनोजन से, जो किसने कन्वर्ट किया, HCl। पेप्सिन करता क्या है, पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को इनटू दी पेप्टोन्स। वो क्या है, एक सिंपल फॉर्म है प्रोटीन्स की। ठीक है। तो हमने दो चीजें देख ली अब तक। माउथ के केस में कौन सा डाइजेशन हुआ है स्टार्ट, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया, माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर। और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया, इन दी स्टमक। ठीक है। अब स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है, स्टमक में कौन सा मीडियम हो गया, एसिडिक मीडियम। ठीक है। तो जो ये एसिडिक मीडियम में फूड प्रेजेंट रहता है, इसको क्या बोल दिया जाता है, काइन। काइन। अभी काइन कहां चला जाएगा, इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सो द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टमक इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. The first one is duodenum, second jejunum, third ileum. Duodenum is the first part which is attached with the stomach. Middle part is jejunum and the last part is called as ileum, जो कि last part ileum वाला किससे अटैच होगा, large intestine से। ठीक है। 3 पार्ट्स हैं small intestine के। The length of the small intestine is 6.5 meters. Still we are calling it as small intestine because the diameter is less as compared to the large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है। फिर भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल और लार्ज को लार्ज क्यों कह रहे हैं, बिकॉज लेंथ के बेसिस पे नहीं कह रहे हैं, वो उसके ल्यूमेन या फिर उसकी विड्थ के बेसिस पे कह रहे हैं, उसके डायमीटर के बेसिस पे कह रहे हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको स्मॉल बोल रहे हैं। इन केस ऑफ हर्बीवोर्स दिस लेंथ the length of this small intestine is more as compared to that of the carnivores, because herbivores क्या करते हैं, प्लांट्स को यूज करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हर्बीवोर्स के केस में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी कार्निवोर्स, जो कि फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। एंड ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इतनी ज्यादा लेंथ है, फिर भी थोड़ी सी एरिया में कैसे प्रेजेंट है, बिकॉज इट इज हाईली कॉइल्ड। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है, फेवरेट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। बाकी 2 ग्लैंड्स क्या करती हैं यहाँ पे, अपना सिक्रीशन छोड़ती हैं। कौन कौन से 2 ग्लैंड्स हैं वो, फर्स्ट वन इज लिवर। लिवर वी नो दैट इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होता है लिवर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। लिवर के साथ क्या अटैच है, गॉल ब्लैडर आप देख सकते हैं वो अटैच है। अब लिवर का काम क्या है, इट इज अ ग्लैंड, इट सिक्रीट्स बाइल। बाइल क्या है, बाइल एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस बोल सकते हैं हम, जो क्या करेगा, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करवाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। इमल्सिफिकेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, नॉट द सिंपलर वंस। डाइजेशन अलग है, इमल्सिफिकेशन अलग है, इनको मिक्स मत करना प्लीज। डाइजेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ब्रेक डाउन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, लेकिन इमल्सिफिकेशन क्या है, एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया गया। फैट मॉलिक्यूल था बड़ा सारा, ठीक है, उससे क्या किया, उसको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया। दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ताकि फैट का डाइजेशन इजी हो सके। ये कौन करवा रहा है, बाइल। और क्या करता है बाइल, बाइल एल्कलाइन है। बाइल क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है, जो एसिडिक था अभी तक, बिकॉज स्टमक से जो फूड आया था HCl की वजह से वो एसिडिक था, तो बाइल क्या कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या हो, पैंक्रेटिक एंजाइम्स एल्कलाइन मीडियम में ही एक्ट करते हैं। सो बाइल क्या कर रहा है, मीडियम को एल्कलाइन मिला रहा है और इमल्सिफिकेशन करवा रहा है फैट की। सो द सेकंड ग्लैंड विच सीक्रेट इट्स सीक्रेशन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है, एक लीफ लाइक ग्लैंड होता है, present just below the stomach, and it secretes pancreatic juice. Pancreatic juice के 3 components हैं, important to note. First one is pancreatic amylase. Pancreatic amylase हमने पहले भी पढ़ा था in case of mouth. Amylase क्या करता है, always starch को break down करता है in glucose. Pancreatic amylase भी यही कर रहा है। Second one is trypsin. Trypsin क्या कर रहा है, प्रोटीन्स का break down करवा रहा है into the amino acids.
सिंपलर यूनिट। एंड थर्ड वन पेनक्रेटिक लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट जो यहाँ से आया था इसका ब्रेकडाउन, इसका डाइजेशन करवाता है, ब्रेकडाउन करवाता है इन दी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, सो ये सारा जो काम है ये हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कर कौन रहा है, पेनक्रेटिक जूस के जो एंजाइम्स है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट स्मॉल इंटेस्टाइन अपने खुद भी कुछ जूसेस सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटेस्टाइनल जूस, जो कि डिटेल में हमने नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिकली ये दो चीजें ही हैं इनके सिक्रीशन, ये दो जूसेस हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ क्या, जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस है सारा कंप्लीट कहाँ हो जाएगा, इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन स्टार्ट हुआ था माउथ से, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाएगा, इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो after small intestine the digested food enters into the large intestine. The large intestine is divided into three parts: cecum, colon and rectum. These three parts, cecum, colon and rectum. Last में rectum is attached to the last part of the large intestine, that is anus, जिसके थ्रू इजेशन हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो क्या रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली जो अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में वी नो सारा कंप्लीट डाइजेशन हो चुका, लेकिन अभी भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं फूड के जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। वो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा, जब तक वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहेंगे उसमें से और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे कि वो जो सॉलिड है, वो जो वेस्ट है वो सॉलिड बन जाएगा और ज्यादा, और फिर एनस के थ्रू वो फीकल मैटर बाहर चला जाएगा। राइट, सॉलिड मैटर, सॉलिड वेस्ट बोल सकते हो आप, जिसका इजेशन हो जाएगा, जो हम लास्ट स्टेप पे पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दी डाइजेशन। डाइजेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये हमारा सिर्फ सेकंड स्टेप था होलोजोइक न्यूट्रिशन का, इंजेशन एंड देन डाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या है, टेल मी। यस, एब्जॉर्प्शन। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज दी प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन क्या है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब वो एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर, बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंच जाए, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। राइट, जब तक वो फूड बॉडी तक नहीं पहुंचेगा तो कोई फायदा नहीं है उसका डाइजेशन का। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज विलाई। विलाई क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है वो क्या होती है, कर्व्ड होती है, एक तरह से क्वाइल्ड होती है, कर्व्ड होती है। उससे क्या होता है, वो विलाई बन जाती है। इससे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन का अगर देखो, अगर सिंपल लाइन सीधी सी होती वो लाइनिंग, तो ये इतना सा एरिया कवर होता सिर्फ, लेकिन अगर वो लाइनिंग कैसे ऐसे ट्विस्टेड होगी, कर्व होगी, तो उससे क्या हुआ, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया एब्जॉर्प्शन का। अब इस पूरे एरिया में यहाँ 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 सब जगह पे क्या होगी, खाना एब्जॉर्ब होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया फॉर एब्जॉर्प्शन। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है इन विलाइज के पास। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है यहाँ। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है वो हर सेल तक जाना चाहिए। ये कहाँ हो रहा है, ये सिर्फ हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पे जो खाना एब्जॉर्ब हो गया विलाई के अंदर, लेकिन वो पूरी बॉडी तक जाना चाहिए हमारी, वो कैसे जाएगा, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है, ब्लड है, तो वो एब्जॉर्ब फूड कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर। ब्लड क्या करेगा, उस एब्जॉर्ब फूड को पूरा ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ पे, रेस्ट ऑफ द बॉडी में, ताकि वो हर एक सेल को मिल सके, जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फोर्थ स्टेप इज दी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, अब ये जो एब्जॉर्ब हुआ है खाना, इससे एनर्जी लेना। एनर्जी तो चाहिए बेसिकली हमें, न्यूट्रिशन और क्या यही है ना कि फूड से एनर्जी लेना। तो एनर्जी जो आती है वो इस स्टेप में आती है एसिमिलेशन में। एसिमिलेशन इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड। उससे एब्जॉर्ब फूड से उस एनर्जी को ऑब्टेन करना, उसको वहां से लेना, दैट इज द एसिमिलेशन। अब ये कहाँ हो रहा है, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ उसमें वो ट्रांसपोर्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, अब वो जो सभी सेल्स के अंदर चला गया है,
एब्सॉर्ब्ड फूड, वो फूड क्या होगा, उससे एनर्जी मिलेगी, हमें मिलेगी सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में। हर सेल के अंदर सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और जो ये एटीपी है, इसी का यूज करके हम बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो परफॉर्म कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन इज द excrete out of the undigested and unabsorbed food from the body. बॉडी से अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड फूड का बाहर निकल जाना इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एज द इजेशन। किसके थ्रू होगा, हमने देखा था एनस के थ्रू, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जो कि किससे अटैच्ड है, रेक्टम से, राइट, लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। एनस के अंदर, एनस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अगर ये एनस है तो इसके बाहर क्या, ऊपर क्या है, स्फिंक्टर्स हैं। स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, स्फिंक्टर्स बेसिकली उसकी मूवमेंट ओपनिंग क्लोजिंग को, उस एनल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। तो इजेशन के केस में यहाँ पे क्या हुआ है, जो सॉलिड वेस्ट था, हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो गया मैक्सिमम जितना हो सकता था, और वेस्ट कैसा बन गया, सॉलिड फॉर्म बन गई है। तो वो जो सॉलिड वेस्ट है वो इजेशन के प्रोसेस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो डाइजेशन न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, डाइजेशन वाले टॉपिक में जो वेस्ट निकल रहा है दैट इज द सॉलिड वेस्ट। डो नॉट कंफ्यूज और मिक्स इट विद द लिक्विड वेस्ट, दैट इज द यूरिन, ठीक है। वो अलग प्रोसेस है, वो एक्सक्रीशन में पड़ते हैं, वो किडनी से होता है। ये सॉलिड वेस्ट है जिसको फीकल मैटर भी बोलते हैं। ये कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द एनल रीजन, ठीक है। और जो स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह। एग्जाम्पल, इसोफेगस और स्टमक के बीच वाले एरिया में प्रेजेंट है, जहां पे उनका जॉइंट है। फिर स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स करते क्या है, बेसिकली उस जॉइंट की, उस जो जंक्शन है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं वहां पे, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस और द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें एक पॉइंट लास्ट ये है सिर्फ, डेंटल कैरीज, जो टूथ के बारे में हमने पढ़ा है। टूथ के ऊपर क्या होती है, एक लाइनिंग होती है इनेमल एंड डेंटाइन की। डेंटाइन अंदर वाली होगी और इनेमल आउटर वन। ये क्या होती है, ये लाइनिंग्स होती है। इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है हमारी बॉडी का, लेकिन कितना भी हार्ड हो, ब्रेक तो हो जाएगा, ठीक है। तो वो ब्रेक किससे हो जाएगा, क्या होता है कि बैक्टीरिया जब हमारी मुंह में चलेगी, हमने अच्छे से ब्रश नहीं किया, तो क्या होगा, जब कोई भी शुगरी सब्सटेंस ऐसा कुछ लिया तो उस पर क्या होंगे, बैक्टीरियाज आ जाएंगे। बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना एसिड सिक्रीट करते हैं। एसिड सिक्रीशन से क्या होगा, इनेमल आफ्टर सम टाइम वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी डिके को टूथ डिके या फिर डेंटल कैरीज बोलते हैं, ठीक है। वो जो एसिड था वो एक्चुअली किससे न्यूट्रलाइज हो रहा था, या तो जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं तब, अदरवाइज सलाइवा की हेल्प से। सलाइवा एल्कलाइन है, राइट, सलाइवा के अंदर अमाइलेज प्रेजेंट है। सलाइवा क्या कर रहा है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा था, ठीक है। जो एसिड बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं, अगर वो नहीं कर पाता या उसकी क्लीनिंग नहीं होगी टूथ की अच्छे से, तो वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा इनमें, ठीक है। अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इनके, वो क्या होंगी, वो एक्सपोज हो जाएंगी। एक्सपोज होने से क्या होगा, अगर कुछ भी आप ठंडा गर्म खाएंगे तो वो आपके दांतों में लगेगा, जिसको क्या कहते हैं, तेज झंझनाहट, राइट। सेंसोडाइन की एड्स आपने देखी होगी, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। और ये हो किस लिए रहा है, इसको और भी एक रीजन बोल सकते हैं, फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से भी होता है टूथ डिके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। यस, एक छोटा सा पॉइंट और जो हमने स्टमक के केस में पढ़ा था, वहां पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना प्लीज, एसिडिटी और हार्टबर्न। एसिडिटी क्या होती है, जब भी आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड ज्यादा सिक्रीट होता है। एसिड जो जब ज्यादा सिक्रीट होगा वो क्या होता है, जो ईसोफेगस, ये जो एरिया था यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वाला स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो HCl स्टमक से ईसोफेगस में जाना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो चेस्ट रीजन है वहां पे हार्ट बर्निंग सेंसेशन फील होती है, या जिसको एसिडिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये पॉइंट इतना से ऐड कर लेना। ये कब हो रही है, एट द टाइम ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड, ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। In case you have any doubt, feel free to
Ask your questions or queries in the comment section. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. Bye bye.